नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो है भैया कल से इंडियन हिस्ट्री का उनका जो है पूरा सेशन ने स्टार्ट कर दिया है। एसएससी जो आपका एसएससी सीजीएल का जो अभी होना है एग्ज़ाम अगस्त में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज मैं आप सभी के लिए पूरा डिस्कशन कर दूंगा मौर्य डायनेस्टी का। इसके बाद फिर आगे जो जो हमारा है कॉन्सेप्ट आएगा वो रहेगा आपका सबसे पहले होगा आपका मौर्य वंश आएगा, ठीक है ना, जो कि आज पूरा होगा उसका डिस्कशन। मौर्य के बाद जो है आपका आ जाएगा गुप्त वंश आएगा, गुप्त वंश भी होना है, ठीक है। और भी जो हैं आपके इम्पोर्टेंट वो होंगे। हालांकि हम पहले मौर्य के बाद करेंगे मौर्य उत्तर वंश और उसके बाद फिर हम करेंगे गुप्त वंश करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भैया प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर आप एक बार आप जो है भैया उसको कर लीजिए, ये क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वो है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ना, क्योंकि इसमें में अगर हम देखें तो हमारे कुछ फेमस नाम हैं जो कि इनके इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे हो गए भैया चाणक्य हो गए, उसके बाद हमारे हो गए भैया चंद्रगुप्त हो गए, ठीक है ना, और अशोक हो गए, बिंदुसार हो गए। तो ये लोग हैं जो कि इससे हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है और प्लस थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हम इसको जो है पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बना कर ही आगे करते हैं प्रोसीड। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। तो जो भैया मौर्य वंश का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये भैया मौर्य वंश के संस्थापक थे और ये इसके भैया पहले शासक भी थे। और जो इनका शासन काल शुरू होता है ये भैया पूरा इनका 25 साल का शासन रहता है और वो रहता है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। 25 साल तक इन्होंने शासन किया था, याद रखिएगा, इन्होंने 25 साल तक शासन किया था, ठीक है। और जो भैया ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनको जो है विलियम जोन्स ने एक नाम दिया था। तो जो भैया विलियम जोन्स थे इन्होंने इनको बोला था सेंड्रोकोट बोला था। ये इंपॉर्टेंट है कि सेंड्रोकोट्स की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी, तो वो दी थी विलियम जोन्स ने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि सेंड्रोकोट्स की उपाधि चंद्रगुप्त को किसने दी, वो दी भैया विलियम जोन्स ने, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक पॉइंट और है कि ये भैया जो है कैसे राजा बनते हैं या फिर कैसे शासक बनते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है एक जो इनका वंश था चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि जो आपका मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर शासन था वो थे आपके नंद थे। तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था भैया धनानंद। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसने भैया उनको पराजित किया और उसके बाद उन्होंने इस वंश की स्थापना की, वो था हमारा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में जो आगे ये हुए हैं भैया चंद्रगुप्त हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 304-305 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि इन्होंने सेल्यूकस, जो कि अगर देखा जाए तो सिकंदर का सेनापति था, तो उसको जो है इन्होंने किया भैया पराजित करते हैं और उसकी इनकी पुत्री थी हेलेना, उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। और ये जो था सेल्यूकस, ये कहाँ का इनका था शासक, वो था आपका बैक्ट्रिया। अब क्या होता है कि ये जो होता है भैया इनका विवाह होता है, तो इसमें जो है भैया दहेज में इसने कौन कौन से जो थे प्रांत वो लिए, तो वो लिए इसने हेरात लिया, कंधार जो कि आज का हमारा अफगानिस्तान है, मकरान जहाँ पे जो ये है हमारा भैया पाकिस्तान में। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है, मकरान घाट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है आपका काबुल, यानी कि जो आपका मोस्टली जो है आपका क्षेत्र अफगानिस्तान का और प्लस उधर का जो आपका पूरा तालिबान क्षेत्र है, उसमें से इन्होंने इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि
सेल्यूकस ने जो है अपना एक राजदूत भेजा, और वो था कौन? मैगस्थनीज था। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आता है भारत? वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है यूनानी लेखक हैं, इन्होंने ने जो है इनको एक नया नाम दिया, वो दिया पॉलीब्रोथा। पॉलीब्रोथा भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये आपका टर्म आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलीब्रोथा किसका उपनाम था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक और क्या नाम आया? वो आया था आपका सेंडोकोट्स, ठीक है। जो आपका भैया प्लूटार्क है, उसने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, मतलब है ना, जो उसका पूरा सैन्य बल था वो था 6 लाख सैनिकों का, ठीक है। इसके बाद एक भैया बहुत प्राचीन एक इनका था, उल्लेख था, और वो था आपका चंद्रगुप्त नाम ही था। और ये हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो ये जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें हमारा चंद्रगुप्त नामक उल्लेख आता है, ठीक है। अब ये जो है भैया जब इनकी होती है भैया मृत्यु, तो ये कैसे होती है? सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्होंने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। तो जो इनका अंत होता है वो होता है आपका श्रवणबेलगोला में, जो पूरे थे भैया जैन धर्म थे उनके, उसमें उन्होंने अपना उपवास करके अपना शरीर त्यागा था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, वो थे आपके चंद्रगुप्त से संबंधित। चंद्रगुप्त के बाद क्या आता है? होता है कि उनका पुत्र आता है, बिंदुसार आता है। बिंदुसार में देखिए क्या होता है, बिंदुसार इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि ये जब थे भैया बिंदुसार, तो उनके प्रधानमंत्री भी उस समय चाणक्य ही थे, ठीक है। और ये जो था वो भैया किस संप्रदाय का था अनुयायी? तो वो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के टाइम में कौन आता है उसके भैया दरबार में? तो वो आता है डाइमेकस। डाइमेकस जो है ये आता है, और इसको भेजा किसने था? वो भेजा था यूनान के शासक थे एंटीओक्स, ठीक है। एंटीओक्स ने जो है डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में इसको भेजा था। और साथ में क्या हुआ था कि जो हमारे बिंदुसार थे उन्होंने उससे 3 चीजें मांगी थी। पहला मांगा था मदिरा, दूसरा सूखा अंजीर, और एक दार्शनिक मांगा था, ठीक है। तो भैया इसने क्या किया? इसने भैया 2 चीजें भेज दी, मदिरा भेज दिया और सूखा अंजीर भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। दार्शनिक की जगह उसने भैया भेज दिया अपना राजदूत जो था डाइमेकस, ठीक है। और एक हमारा आता है भैया डायनेसियस आता है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। डायमेकस डायनेसियस एक ही सिनोनिम पे, तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है भैया बिंदुसार को अमित्राघात बोला जाता है। अमित्राघात का मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इसके अन्य नाम है वो है भद्रसार और सिंहसेन। ये नाम भी कभी कभी आ जाते हैं कि, तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदुसार के दूसरे नाम है भद्रसार और सिंहसेन, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है भैया इसके शासन काल में बहुत ज्यादा होते हैं भैया विद्रोह होते हैं। तो उसमें से एक विद्रोह होता है कहाँ पर? वो है भैया तक्षशिला में। और जब वहां पर होता है विद्रोह, तो उसका दमन करने के लिए भेजे जाते हैं अशोक, जो कि बाद में बनते हैं भैया चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। तो भैया अशोक को सब भेजा जाता है, ठीक है। अब बिंदुसार ने देखिए किस समय से किया, वो अभी मैं देखूंगा। उसके बाद आते हैं भैया आपके अशोक। अशोक इम्पोर्टेंट है, अशोक ने पूरा 50 साल का इनका शासनकाल बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो अशोक की सबसे पहले माता का नाम बहुत ज्यादा बार आया है, तो वो है सुभद्रांगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अशोक की माता का नाम क्या है, तो वो था सुभद्रांगी। और इनकी पत्नियों का नाम भी आता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप देख लीजिए, महादेवी और करुआकी, कौरवकी जी भी कहते हैं जिसको, वो है भैया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी और इनकी पत्नियों का नाम था महादेवी और कौरवकी, ठीक है। इसके बाद आता है कि एक चीज मानी गई है जो भैया सिंगली की
जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अशोक ने अपने टोटल 99 ब्रदर्स यानी कि 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात राजगद्दी प्राप्त की थी। ये एक तरह से देखा जाए तो सुनी सुनाई बातें हैं जो कि सिंगली से हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक तो हो जाता है 269 में मतलब हुआ था, लेकिन वो जो है वो भैया कब बैठ गया था गद्दी पे, वो बैठ गया था 273 यानी कि 273 में, यानी कि इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद होता है। इम्पोर्टेंट है देखो, ठीक है। अब ये कहोगे कि यहाँ भैया 269 है और यहाँ पर 273 है, तो ये उल्टा क्यों चल रहा है? उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो है आपका बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। तो जो है आपका ईसा पूर्व में जो भी आपके पूरा था, पूरा टाइम वर्णन होता था वो होता था पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। तो वही चीज है कि 273 ईसा पूर्व यानी कि वो पहले गद्दी पर बैठा, और 269 है ईसा पूर्व यानी कि उसका राज्याभिषेक उसके 4 साल बाद होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो श्रीनगर है आपका उसकी स्थापना अशोक ने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके देखो इसने अपने शासन में देखो 8 साल तक तो लगातार इसने भैया किया है, पूरा युद्ध किया है, और 8 साल के बाद जो है इसने भैया संन्यास ले लिया। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो 7 वर्ष में जो है आपका 7वां वर्ष था, उसमें इसने भैया कश्मीर और खोतान को इसने जीत लिया, ठीक है। 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में, ये इम्पोर्टेंट है। 269 में देखो इसका होता है राज्याभिषेक, और 269 में जब इसका राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद ये लगातार जो है 8 वर्षों तक युद्ध ही वो सब करता है, और इसका एक ही सपना था कि इसको भैया अखंड भारत का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये भैया 261 में देखो इसने किया है कलिंग का युद्ध, और जो इसके जीवन का सबसे ज्यादा विकट और बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार वाला था, और ये उसके जीवन का अंतिम युद्ध भी माना गया है, ठीक है। तो 261 में 8वें साल में इसने अपना कलिंग का किया युद्ध, और इसमें जब इसने भारी रक्तपात देखा तो उसके बाद इसने युद्ध से भैया संन्यास ले लिया, और इसने मान लिया कि अब ये जो है भैया धम्म विजय को इसने अपनाया, यानी कि अब ये अहिंसा के उनके मार्ग पर चल के ही आगे हमारा जो है अपना साम्राज्य चलाएगा, ठीक है। अब जो है इसके कुछ फेमस काम भी थे, तो भैया फेमस काम कौन कौन से थे? तो देखो जो है अशोक भारत का भैया पहला सम्राट था जिसने क्या किया है कि अभिलेख बनवाए हैं, और फिर अभिलेखों के माध्यम से उसने जो है भैया जो थी उस समय की सब जनता थी उसको उसने संबोधित किया, ठीक है। और ये जो है ये इसको मिला था भैया, कहाँ से ये मिला था? एक थे भैया डेरियस या फिर इनको बोला जाता है भैया डरायस बोला जाता है, और ये जो है सिकंदर के ही समय के उनके रहे थे। तो जो उनके थे शिलालेख थे इसने उनसे भैया ली है, पूरी तरह से प्रेरणा ली है, और इसने यहाँ पर भी अपने पूरा शिलालेख बनवाए। अब देखो इसका क्षेत्र कहाँ पर नहीं पहुंचा था, तो वो नहीं पहुंचा था असम में। असम में ये भैया नहीं पहुंचा था, और दूर जो हमारा नीचे पूरा साउथ का है एरिया उसमें से इसके हाथ में कुछ प्रांत नहीं आए थे। बाकी संपूर्ण भारत में उसने अपना अखंड निर्माण कर दिया था, यानी कि अखंड भारत उसने बना दिया था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जो इसके शासनकाल का जो भैया 14वां वर्ष था, तो इसने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्तियां स्थापित की, जो कि बेसिकली हमारा बौद्ध धर्म के जो भैया थे उन लोगों को ही भैया इसने अपने महामात्र यानी कि महामंत्री बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अशोक ने जो है अपने अधिकारियों को क्या बोला कि हर 5 वर्ष पर उन पर जो है उसने बोला कि आप भैया अपने क्षेत्रों में जाओ और भैया दौरा करो, और इसको उसने बोला कि अनुसंधान, ठीक है। अब मौर्य वंश का जो भैया पतन होता है वो क्या रीजन था? अगर जो है भैया पूरा अखंड भारत बना दिया और बहुत ज्यादा पूरी तरह से उसने
जो है पूरा साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा किया, तो ऐसा क्या क्या भैया कारण था कि बाद में ये पूरी तरह से ढह गया? तो उसका रीजन ये था कि भैया जब अशोक जब हटते हैं मीन्स जब उनका शासन खत्म होता है, उसके बाद जो उनके आते हैं पूरे सबॉर्डिनेट्स आते हैं, वो जो है उनके समतुल्य में साबित होते हैं कि वो भैया उतने योग्य नहीं है और वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि जो आपका था पूरा वहाँ का मैनेजमेंट था, जो वहाँ का भैया प्रशासन था, उसको जो है उसने उठाकर कर दिया था एक सेंटर में, तो उसकी वजह से भी जो है पूरी वहाँ पर भैया कुछ आई दिक्कतें आई, उससे हुआ। उसके साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। ठीक है। और आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमताएं थी, असमताएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं आगे जब आपको तो पूरे वर्ण और वो जब बताऊंगा समाज में, तो वो अभी आपको आपको सब पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है जो आपके भैया प्रांतीय थे, भैया शासक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उसकी वजह से भी इसका पतन हुआ। और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो भैया मौर्य वंश के हैं शासक, तो कौन कितने समय तक रहता है। तो सबसे पहले आते हैं भैया चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। ठीक है। 323 से, यहाँ पे 23 होना चाहिए, 323 से 298 तक 25 साल तक इन्होंने किया है। उसके बाद आते हैं बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार इनके पुत्र थे। बिंदुसार जो है वो आते हैं भैया 298 से लेके और 272 तक। ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्र अशोक आते हैं। तो अशोक जो है 273 में आकर राजगद्दी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन 269 में इनका होता है क्या, राज्याभिषेक। और ये कब तक बैठे रहते हैं, ये 232 तक ये अपना शासन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र, यानी कि वो थे भैया दशरथ मौर्य। ये ठीक तो थे, लेकिन उतने में ज़्यादा ये नहीं थे योग्य, तो ये 232 से लेकर 224 तक बैठते हैं। उसके बाद आते हैं संप्रति मौर्य आते हैं। संप्रति मौर्य 224 से 215। उसके बाद आते हैं सालिसुक। सालिसुक भी 215 से 202 तक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देववर्मन आते हैं, और उसके बाद आते हैं सतधन्वन, और फिर आते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लास्ट हुए हैं, तो ये अक्सर आ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा अयोग्य थे, ये तो मतलब समझ लो बिल्कुल ही बेकार थे। तो ये जो है 185 में आते हैं, और सॉरी 187 में आते हैं और 185 में चले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का आखिरी कौन था शासक, वो थे भैया बृहद्रथ मौर्य। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया है कि क्या भैया कारण थे हमारा मौर्य वंश की स्थापना के, और फिर जो भी उसके सारे की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके सवाल हैं, क्वेरी है। ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।